बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स? आप सब ठीक होंगे उम्मीद है, और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। द कंटेंट्स प्लेटफॉर्म की तरफ से आज आपके लिए दोबारा से हम हाज़िर हुए हैं, और आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऑडिट रिपोर्टिंग से रिलेटेड है। पहले हमने वीडियो बनाई थी ऑडिट साइकिल की। उसमें हमने मुख्तलिफ स्टेजेस आपको बताए थे कि ऑडिट के जो है कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, और हर स्टेज पे जो है वो कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आप लोग परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो उसमें जो है वो एक हमारे पास जो आखिरी स्टेज है वो ऑडिट रिपोर्टिंग का है, और आज जो हमारी वीडियो है वो प्योरली ऑडिट रिपोर्टिंग पे है। उम्मीद है कि आपको वीडियो जो है वो पिछली वाली आपको पसंद आई होगी, और ये वाली वीडियो भी आपके लिए बड़ी इन्फॉर्मेटिव होगी इंशाल्लाह। तो वीडियो को आप जो है वो कंप्लीट देखिएगा, और अपने तासुरात से अपने कमेंट्स में आप जो है वो हमें बता सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, और फर्दर जो है वो हम अपनी वीडियोज़ में कौन सी इम्प्रूवमेंट्स ला सकते हैं। तो वीडियो का जो है वो हम जो है उसको हम स्टार्ट करते हैं। ऑडिट रिपोर्टिंग जो है वो मेनली हमारे पास उसमें आप ओपिनियन किस तरह ड्रॉ करेंगे। जो आपका ISA 705 है उसमें ऑडिट ओपिनियन की मॉडिफिकेशन है, और उसमें फिर क्वालिफिकेशन आ जाती है, उसमें जो है वो इशुएंस ऑफ ऑडिट रिपोर्ट आ जाता है। आपका जो ISA 706 है वो आपके एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ पे जो है वो उसका मेन फोकस है, और आगे वीडियो में हम एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ को भी हम देखेंगे। और इसी तरह ISA 710 जो है वो कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन को देखता है, और आपका ISA 720 जो है वो आपकी ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखता है रिगार्डिंग अदर इन्फॉर्मेशन, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ जो है वो रिलेट हम कर सकते हैं। तो हमारे पास जो ऑडिट रिपोर्टिंग में सबसे पहली जो हमारे पास चीज़ है वो ये है कि आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग जो 700 है वो ऑडिट रिपोर्ट को कुछ इस तरह से डिफाइन करता है कि ऑडिट जो है दैट इज़ ऑडिट रिपोर्ट इज़ अ रिटन रिपोर्ट encompasses रिपोर्ट्स इशूड इन हार्ड कॉपी फॉर्मेट एंड दोज यूजिंग एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। इसका मतलब ये है कि आप जो है वो आपका ऑडिट रिपोर्ट जो होगा वो आप हार्ड फॉर्म में भी आप उसको कर सकते हैं, और कोई भी फॉर्मेट जो है जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडियम को आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपका ऑडिट रिपोर्ट जो है वो इस तरह से होगा, और हमेशा से जो है वो आपका ऑडिट रिपोर्ट जो है वो आपका इन राइटिंग में होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप जो है वो वर्बली आप ऑडिट रिपोर्ट इशू कर दें या आप ओरली कर दें, तो इस तरह नहीं होता। आपने ऑडिट रिपोर्ट को इशू भी करना होता है इन रिटन, और उसको जो है साइन स्टैम्प भी करना होता है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि जब भी आप ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे तो ऑडिट रिपोर्ट के ऊपर आपने देखा भी होगा बहुत सारे दोस्तों ने कि उसके ऊपर लिखा होता है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। तो ये लाजमी है कि जब भी आप ऑडिट रिपोर्ट इशू करेंगे तो उसमें ऊपर लिखना चाहिए होगा आपको कि ये रिपोर्ट है दैट इज़ एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। इट मीन्स कि उसके ऑडिटर जो थे वो ऑब्जेक्टिव थे, और वहाँ पे जो है उनकी ऑब्जेक्टिविटी को किसी तरह से जो है वो ठेस नहीं पहुँचा। तो इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट ही हम इसको कहेंगे। हमारे पास जो नेक्स्ट स्लाइड है वो उसमें हम जो है वो मेजर जो टाइप्स हैं ऑडिट रिपोर्ट की उसको हम कवर करेंगे। ऑडिट रिपोर्ट की मेनली तो अगर आप देखें तो हमारे पास जो पूरी दुनिया में जानी जाती है दैट इज़ ओनली टू, कि क्वालिफाइड रिपोर्ट है और अनक्वालिफाइड रिपोर्ट है। लेकिन इस तरह से नहीं होता। आपका जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है उसने जो है वो चार जो है वो 4 टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स को जो है उन्होंने डिस्टिंग्विश किया हुआ है। उसमें सबसे पहले जो है वो आपके पास अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट आती है, जिसमें ऑडिटर जो है वो एक क्लीन चिट जो है वो अपने क्लाइंट्स को दे देते हैं। उनकी जो है वो रीज़नेबल एश्योरेंस उनको मिल जाती है, और जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वहाँ पे वो ट्रू एंड फेयर भी होता है। तो वीडियो में आकर के जो है वो हर टाइप को जो हम अलग अलग जो है वो उसको देखेंगे, और उसका आपके साथ हम एग्जांपल्स भी शेयर करेंगे कि एक ऑडिट रिपोर्ट किस तरह से लगेगी। उसके बाद दूसरी जो टाइप है ऑडिट रिपोर्ट की वो है क्वालिफाइड जो है वो ऑडिट रिपोर्ट की क्वालिफिकेशन हम कर देते हैं। और उसमें जो हमारे पास दो तरह के जो है वो क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट्स होते हैं। एक वो है जो कि अगर आप कोई इशू आप हाईलाइट करते हैं, या आप जो है वो कोई इस तरह की मिस स्टेटमेंट है जो कि मटेरियल भी है और परवेसिव भी है, तो उसकी जो है वो आप जो है वो एक्सेप्ट फॉर क्वालिफिकेशन आप लोग जो है वो उसको आप दे रहे हो। तो ये है कि आप जो है वहाँ पे उनको क्वालिफाइड जो है रिपोर्ट आप देंगे। अब हम जब बात करते हैं क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट की, तो वहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं। जो मिस स्टेटमेंट आपने आइडेंटिफाई की है वो हो सकता है कि वो मटेरियल हो और परवेसिव ना हो। मटेरियल एंड परवेसिव का मतलब ये है कि अगर हम इसको बड़ी सिंपल जो है वो एग्ज़ाम्पल इसकी अगर हम लें, तो अगर एक डॉक्टर है और उसके बाद कोई बंदा आता है और वो ये कहता है कि मेरे हाथ पे ये ज़ख़म लगा हुआ है, तो जी इसका आप इलाज कर दें।
तो यहाँ पे जो है वो ज़ख़म जिसको हम कहेंगे या जो वाउंड होगा वो आपका मटीरियल तो है, लेकिन अगर वो आपकी जान के लिए वो कोई ख़तरा नहीं है तो इसको हम कहेंगे कि ये मटीरियल तो है लेकिन ये परवेसिव नहीं है। अगर हम इसको कंपेयर करें, खुदा न खास्ता एक ऐसा पेशेंट हमारे पास आता है कि वो जो है उसको ऐसी कोई डिज़ीज़ है जो कि जानलेवा डिज़ीज़ है और उसका या इलाज नहीं है या मतलब वो स्टेज पे है कि उसका कोई इलाज मुमकिन नहीं है, तो वहाँ पे जो है वो जो उसको जो बीमारी है दैट इज़ मटीरियल भी है एंड परवेसिव भी है। तो जब भी ऑडिटर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करते हैं तो वहाँ पे ये दो चीज़ों को देखा जाता है कि जो भी मिस स्टेटमेंट आइडेंटिफाई हुई है आया वो सिर्फ मटीरियल है या वो परवेसिव भी है। तो अगर सिर्फ मटीरियल है तो वहाँ पे आप एक्सेप्ट फॉर क्वालिफिकेशन आप देंगे और फिर ज़ाहिर बात है वीडियो में जब आप आगे जाएंगे मैं आपके साथ एक मैट्रिक्स जो है वो एक शेयर करूँगा कि जिसमें हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है कि एक्सेप्ट फॉर क्वालिफिकेशन फिर दो तरह से हो सकती है। या तो ये है कि डिसएग्रीमेंट है आपकी मैनेजमेंट के साथ, किसी चीज़ पे आप जो है अपने क्लाइंट को एग्री नहीं कर पा रहे या वो आपके साथ एग्री नहीं हो रहा और आपको लगता है कि वो इशू जो है वो मटेरियल है टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो वहाँ पे एक्सेप्ट फॉर क्वालिफिकेशन होती है। दूसरी सूरत आपकी ये है कि आप वहाँ पे लिमिटेशन ऑफ स्कोप है आपके पास, आप को जो है वो आपने कोई डेटा आपने मांगा हुआ है और आपको लगता है कि ये डेटा जब तक आपको नहीं मिलेगा आप रीजनेबल एश्योरेंस नहीं दे सकते, तो वहाँ पे जाके जो है वो आपको एक्सेप्ट फॉर क्वालिफिकेशन आपको मिल रही होती है। अच्छा, हमारे पास जो तीसरी जो टाइप है ऑडिट रिपोर्ट की वो है एडवर्स ओपिनियन की। ये काफ़ी जो है वो एक सीरियस, आप कह सकते हैं कि ये एक सीरियस वो ओपिनियन ऑडिटर्स ड्रॉ करते हैं और दुनिया में बड़ा कम होता है कि आप जो है वो एडवर्स ओपिनियन आप दे रहे होते हैं। एडवर्स ओपिनियन का सबसे बड़ा जो हमारे पास मसला आता है वो ये होता है कि आप जो है आप डिसएग्रीमेंट में आप चले जाते हैं अपने क्लाइंट के साथ और वहाँ पे जो है वो ऑडिटर्स को जो है वो उनकी जो जो मिस स्टेटमेंट वहाँ पे उन्होंने किया होता है, मिस स्टेटमेंट उनको जो आइडेंटिफाई हुआ होता है वहाँ पे उनको उस वो इतना परवेसिव होता है कि आप जो है उसको आप फॉरगो नहीं कर सकते। सपोज़ एक क्लाइंट है वहाँ, एक क्लाइंट है और उनके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं अगर वो बने हुए हैं आपके गोइंग कंसर्न एजम्पशन पे और ऑडिटर्स को ये लगता है कि इसको जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनको गोइंग कंसर्न जो है उस पर नहीं बनना चाहिए और क्लाइंट जो है वो फॉर द नेक्स्ट 12 मंथ्स वो फोर्सी नहीं कर पा रहे या उसके जो फाइनेंशियल कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है या बहुत रैपिड लॉसेस हो रहे हैं या वो डिक्रीजिंग जो है वो सेल्स हो रही हैं और ऑडिटर्स को ये लगता है कि ये बिज़नेस जो है वो अगले 12 महीने जो है ये नहीं चल सकेगा या गोइंग कंसर्न की असम्पशंस ही गलत है मैनेजमेंट की, तो वहाँ पे जो है मैनेजमेंट अगर आपके साथ डिसएग्री करती है तो उसमें ये है कि आपने क्या करना है, आपने एडवर्स ओपिनियन ही देना होता है। और इसके अलावा जो चौथी हमारे पास है वो है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है। यहाँ पे इसकी जो मेन वजह होती है वो ये है कि ऑडिटर जो है वो उनको वो एबल नहीं होते कि वो सफिशेंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस जो है वो वहाँ से कलेक्ट करें और जो चीज़ें उनको जो है वो मिलती नहीं है अपने क्लाइंट की तरफ से उसका जो आप ये कह लें कि वो उसकी क्वांटिटी और उसका स्कोप जो है उसका वॉल्यूम इतना ज़्यादा होता है कि जब तक आप उस पर आप काम नहीं करेंगे आप कोई कंक्लूजन जो है वो आप ड्रॉ नहीं कर सकते। तो अगर आपको इतना डेटा जो है वो शेयर नहीं हुआ क्लाइंट की तरफ से कि जिसकी वजह से आप जो है कोई ओपिनियन ड्रॉ नहीं कर रहे, तो वहाँ पे जो है वो आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आप दे रहे होते हैं। तो हमारे पास मेजर जो है वो 4 टाइप्स हैं ऑडिट रिपोर्ट की और नेक्स्ट स्लाइड्स में जो है वो हम एक एक करके जो है वो सबको हम कवर करेंगे। अगली जो हमारे पास जो स्लाइड आ रहा है वो आपके पास आ रहा है, ये आपके पास पूरा एक मैट्रिक्स है। इसमें अगर आप ऊपर देखें ऑडिट रिपोर्ट की तो मेन हमारे पास जो है वो 2 उसके कंपोनेंट्स आ रहे हैं या उसके 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं। एक साइड पे आपका मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट है, दूसरी साइड पे जो है वो आपका अनमॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट है। पहले हम अनमॉडिफाइड को हम जिस तरह ऊपर भी बात की कि क्लीन रिपोर्ट जो है वो हम क्लाइंट को दी जाती है और यहाँ पे जो आपका ऑडिटर होता है वो स्ट्रेट अवे उसकी यही वर्डिंग्स होती है कि रीजनेबल इंश्योरेंस जो है वो उनको मिल गई है कि ट्रू एंड फेयर व्यू है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कोई इशू नहीं है। तो इसको तो आप एक साइड पे आप कर दें। नॉर्मली क्लीन रिपोर्ट्स ही इशू होती हैं अगर कोई इश्यूज़ ना हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। हम आते हैं ऑडिट मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट पे, तो वहाँ पे जाके फिर 2 चीज़ें आती हैं।
कि हम ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे एक पोल पे जो है हमारे पास क्वालिफाइड रिपोर्ट होती है, दूसरे पोल पे हमारे पास अनक्वालिफाइड रिपोर्ट होती है। अनक्वालिफाइड को हम पहले कवर करेंगे। ये जो आपका एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ है, वहाँ पे जो है वो आप जो आपका स्टैंडर्ड एक ऑडिट रिपोर्ट है उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करके वहाँ पे एक एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ आप उसमें एम्बेड करते हैं। और इसका मेन पर्पस जो है वो यही है कि आप ऑडिटर्स जो है वो किसी चीज़ पे क्लाइंट के साथ जो है वो डिसएग्री कर रहे होते हैं, लेकिन फॉर अ टाइम बिंग जो है वो सिर्फ शेयर होल्डर्स की या जो वहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वहाँ पे वो एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ डालते हैं, ताकि जो भी इस ऑडिट रिपोर्ट को देखे उनको ये चीज़ हाईलाइट हो कि इस तरह का इशू जो है वो एग्जिस्ट करता है एट रिपोर्टिंग डेट। तो एक एम्फेसिस मैटर पैराग्राफ डल जाती है और आपका ऑडिट रिपोर्ट जो है वो क्वालिफाई नहीं होता। इसी तरह अगर हम क्वालिफाइड रिपोर्ट की बात करें तो वहाँ पे फिर अगेन वो दो चीज़ें आ जाती हैं कि आपका जो मिसिस स्टेटमेंट है अगर वो मटेरियल है बट नॉट परवेसिव है, एंड मटेरियल एंड परवेसिव है, तो फिर यहाँ पे दो चीज़ें, फिर आपने दो चीज़ें हैं जिसको आपने देखना है। अगर तो एक चीज़ मटेरियल है, एक स्टेटमेंट आपके पास मटेरियल है लेकिन वो परवेसिव नहीं है और वो मैटर जो है वो आपका क्लाइंट आपके साथ जो है वो उस पर एग्री नहीं कर रहा, तो वहाँ पे आप एक्सेप्ट फॉर क्वालिफिकेशन आप जो है ये रिपोर्ट आप इशू कर सकते हैं। जहाँ पे बात आएगी लिमिटेशन ऑफ स्कोप की या आपके पास इनेबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस है, तो वहाँ पे जाके आप जो है यहाँ भी आप एक्सेप्ट फॉर क्वालिफिकेशन आप देंगे। सबसे जो अलार्मिंग सिचुएशन है वो ये होती है जब आप कोई ऐसी मिस स्टेटमेंट आप आइडेंटिफाई करते हैं जो कि मटेरियल भी है और परवेसिव भी है। इट मीन्स कि मतलब वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आपके हिट कर सकता है, तो वहाँ पे जाके जो है वो फिर दो चीज़ों में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि आपका जो क्लाइंट्स मैनेजमेंट है वो आपके साथ अगर एग्री नहीं कर रहा, तो सब हम एग्जांपल लेते हैं गोइंग कंसर्न एजम्पशन की वंस अगेन। तो अगर आपका क्लाइंट जो है वो गोइंग कंसर्न एजम्पशन पे उसने अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हुए हैं और ऑडिटर्स को लगता है कि इसको ब्रेकअप वैल्यू बेसिस पे या इसको ब्रेकअप बेसिस पे बनना चाहिए था, तो वहाँ पे जो है डिसएग्रीमेंट क्रिएट हो गई। अगर तो क्लाइंट डिसएग्री कर ले तो आप उसको जो है आप डिस्क्लोजर्स में आप डाल देंगे और आप जो है वो उसको आप एम्फेसिस में ले जाएंगे या उसको आप एक्सेप्ट फॉर क्वालिफिकेशन में कर देंगे। लेकिन जहाँ पे अगर वो आपके साथ डिसएग्री कर रहा है और आपके साथ वो डिस्क्लोजर्स भी उसमें नोट्स पे शो नहीं कर रहा, तो वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं कि आप उसको आप एडवर्स ओपिनियन आप दे सकते हैं। इसी तरह अगर आप जो है वो आप ऑडिटर्स के ऊपर जो है उनकी स्कोप ऑफ वर्क पे लिमिटेशन उन्होंने डाल दी है और लिमिटेशन की जो जो वॉल्यूम है वो इतना ज़्यादा है कि आप जो है वो पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप जो है वो उस पर काम आप नहीं कर सकते, तो वहाँ पे जाके जो है आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आप देंगे। इन दिस केस आपका ऑडिटर जो है या जो भी ऑडिट की टीम होती है वो कोई ओपिनियन जो है वो नहीं देता फैक्ट्स एंड फिगर्स पे। वो हम आगे जाके जो है वो डिस्कस करेंगे और आपके साथ एग्जांपल भी शेयर करेंगे। तो सबसे जो हमारे पास जो वर्स्ट की सिनेरियो है उसको अगर हम रैंकिंग के हिसाब से अगर हम देखें तो जैसे आपको नज़र भी आ रहा है, तो एडवर्स ओपिनियन जो है वो सबके टॉप पे है कि एडवर्स ओपिनियन जो है वो बहुत ज़्यादा एक अलार्मिंग चीज़ है और सबसे स्ट्रॉन्ग जो है वो ऑडिटर्स के पास जो है वो केस होना चाहिए एडवर्स ओपिनियन इशू करने के लिए। उसके बाद जो है आपका डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन आ जाता है, वहाँ पे आप कोई ओपिनियन ही नहीं देते। और तीसरे पे जो है वो एक्सेप्ट फॉर क्वालिफिकेशन है, तो उसमें आपका डिसएग्रीमेंट विद मैनेजमेंट और इसी तरह जो है आपका लिमिटेशन ऑफ स्कोप आ जाता है। अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे हम जाते हैं तो हमारे पास जो है वो हर ऑडिट रिपोर्ट की जो टाइप है उसको हम अलग अलग से जो है वो विद एग्जांपल यहाँ पे हम इसको एलिब्रेट करेंगे। सबसे पहले जिस तरह मैंने पहले ही कहा कि क्लीन रिपोर्ट होती है, अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट होती है, इस तरह कोई ऐसे कोई इश्यूज आइडेंटिफाई नहीं होते जो कि जो है वो जो सिग्निफिकेंट डाउट्स को जो है वो कास्ट करे और जो हमारे पास ट्रू एंड फेयर व्यू है ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या वहाँ पे जो फिगर्स रिपोर्ट हुए हैं उसकी ट्रू एंड फेयर व्यू को हिट नहीं करते। मतलब ये है कि जो भी है सब ठीक जा रहा है, तो वहाँ पे जो है वो ऑडिटर्स एक क्लीन चिट कह लें या वो क्लीन रिपोर्ट जो है वो इशू करते हैं। तो ये एक अनक्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट है, बड़ी सिंपल सी चीज़ है, नॉर्मली यही होता है। उसके बाद जो है हमारे पास एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ है, मॉडिफाइड रिपोर्ट होती है लेकिन क्वालिफाइड होती। और जैसे आपको नज़र भी आ रहा है कि एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इज अनदर वर्जन ऑफ अनक्वालिफाइड रिपोर्ट। द ऑडिटर्स डू नॉट क्वालिफाई द ऑडिट रिपोर्ट एंड एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इज एडेड बिफोर ओपिनियन पैराग्राफ। वजह इसकी सिर्फ ये है कि सिर्फ
जो मेजर स्टेक होल्डर्स हैं या वहाँ पे जो शेयर होल्डर्स हैं उस कंपनी के या उस ऑर्गेनाइजेशन के, उनकी अटेंशन डाइवर्ट की जाती है उनके एक चीज़ में, उनके इल्म में एक चीज़ लाने के लिए कि ये हमारे पास जो है ये इशू है और ये एग्जिस्ट करता है, और ये इशू बाद में जाके जो है वो कोई इसका सीरियस इम्पैक्ट भी हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। तो ये ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एटलीस्ट एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ में वो चीज़ लाजमी वो करवाएं। एग्ज़ाम्पल आपके बिल्कुल सामने है, आप देख सकते हैं कि उसकी वर्डिंग्स आप देख लें तो उसमें जो है वो है कि ओपिनियन जो है हम अपना मॉडिफाई नहीं कर रहे इस मैटर की वजह से, और ये चीज़ें हैं और ये चीज़ें आपने देख के जो है अब अपने डिसीजंस लें। तो एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ जो है वो इस तरह से होता है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट होती है, अगेन इसमें फिर दो चीज़ें आ जाती हैं कि एक्सेप्ट फॉर क्वालिफिकेशन जो है वो दो तरह से हो सकती है। या तो ये है कि आपकी मैनेजमेंट के साथ किसी बात पर डिसएग्रीमेंट चल रही हो, या जो है नेक्स्ट जो हमारे पास जो क्वालिफाइड ऑडिट रिपोर्ट होती है, अगेन इसमें फिर दो चीज़ें आ जाती हैं कि आपके साथ जो है एक्सेप्ट फॉर क्वालिफिकेशन जो है वो दो तरह से इन्फॉर्मेशन चाहिए, या तो वो आपको पूरी तरह से मिली नहीं है, तो उस वजह से जो है फिर आप जो है एक्सेप्ट फॉर क्वालिफिकेशन जो है आप उसको देंगे। इसकी एक छोटी सी एग्जांपल मैं ये ले लेता हूँ, जिस तरह आपको नज़र भी आ रहा है कि आप अकाउंट्स रिसीवेबल पे आप काम कर रहे हैं और आपके जो अकाउंट्स रिसीवेबल है वो तकरीबन आपके टोटल सेल्स के 10% बन रहे हैं, जो आपके मटीरियलिटी लेवल जो आपने सेट किया हुआ था उससे ऊपर जा रहे हैं। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, बाकी जितनी भी अकाउंट बैलेंसेज है, एजर्शंस हैं, उस पर आपने टेस्टिंग वगैरह कर ली है, बाकी सब चीज़ें ठीक है। इशू सिर्फ जो है वो अकाउंट्स रिसीवेबल के साथ है। तो इट मीन्स कि आपका अकाउंट रिसीवेबल जो है वो आपने क्या किया कि वो मटीरियली मिसस्टेटेड होगा और आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो बाकी सब ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो अब दो चीज़ें हैं। अगर आपने आपकी मैनेजमेंट के साथ किसी बात पर डिसएग्रीमेंट है, सपोज़ वो रिसीवेबल्स जो है वो सारे के सारे जो है वो स्लो मूविंग है, जस्ट फॉर अ सेकंड अगर हम इसको सोच लें, स्लो मूविंग है, उसमें प्रोविजन फॉर डेट होनी चाहिए थी। ऑडिटर्स को लगता है कि ये जितनी भी डेटर्स हैं 10%, ये सारे के सारे जो है वो इसको अकाउंट फॉर होना चाहिए और इसको प्रोवाइडेड फॉर द ईयर में ले जाना चाहिए, इसकी प्रोविजन बुक करनी चाहिए। लेकिन क्लाइंट जो है वो आपके साथ एग्री नहीं कर रहा, तो इसमें जो है वो आप अकाउंट्स रिसीवेबल के लिए जो है आप एक्सेप्ट फॉर क्वालिफिकेशन आप दे सकते हैं। और नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो उसकी एक एग्जांपल भी है, आपके बिल्कुल आपके सामने भी है कि इतनी जो है वो हमारे पास में आप चले जाएंगे अर्निंग्स थी और इसमें से इतना जो है वो हमारे पास मिस स्टेटमेंट है। तो अगर आप क्वालिफाइड ओपिनियन आप देखें तो उसकी ऊपर जो है एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट्स ऑफ द मैटर डिस्क्राइब्ड इन द बेसिस ऑफ फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैराग्राफ। तो आप जो है वो अपनी क्वालिफाइड ओपिनियन के पैराग्राफ में आप उसको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे और आप जो है उसको एक्सेप्ट फॉर क्वालिफिकेशन में आप चले जाएंगे। अगर इसी तरह एक्सेप्ट फॉर क्वालिफिकेशन को अगर हम देखें तो वहाँ पे जो है वो अगेन वो आप जो है वो इनेबिलिटी का भी हो सकता है कि आपने कंफर्मेशंस आपने भिजवाई हैं मेजर ट्रेड डेटर्स को, ट्रेड क्रेडिटर्स को, बैंक्स को, लेकिन अभी तक उनके जो है आपके पास कोई जवाब नहीं मिला, या क्लाइंट जो है वो इस बारे में सीरियस नहीं है, वो फॉलोअप नहीं कर रहा आपके डेटर्स के साथ, क्रेडिटर्स के साथ, या जो भी है, लेकिन आप जो है आपको इन्फॉर्मेशन पूरी नहीं मिल रही। तो वहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हैं, उसको आप एक्सेप्ट फॉर क्वालिफिकेशन में हम डाल सकते हैं। आप डेटर्स का उसमें लिख दें, आप क्रेडिटर्स का लिख दें, इट्स अप टू यू। अगला जो हमारे पास है थर्ड उस पर वो है एडवर्स ओपिनियन। अब एडवर्स ओपिनियन जो है वो तब इशू की जाती है जो अगर तो आपके पास जो मटेरियल में स्टेटमेंट है अगर वो एग्जिस्ट करती है और वो टू द एक्सटेंट ऑफ टू होल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर वो आप उसको इफेक्ट कर रही है तो आप जाके एडवर्स ओपिनियन दे सकते हैं। अगेन गोइंग कंसर्न का इशू है, मैनेजमेंट को लगता है कि हमारा बिज़नेस जो है वो गोइंग कंसर्न है, लेकिन ऑडिटर्स का ये बिलीव होता है कि नहीं, हालात इतने ख़राब है कि ये बिज़नेस जो है वो नेक्स्ट 12 मंथ्स में सर्वाइव नहीं कर सकती। तो वहाँ पे आपकी जो है वो डिसएग्रीमेंट करी जाती है और ये डिसएग्रीमेंट जो है वो रिलेट करती है आपके टोटल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ। तो इस सिचुएशन में ऑडिटर्स के पास ये ऑप्शन है कि वो एडवर्स ओपिनियन दे सकते हैं। अगर आप एग्जांपल में आप देखें तो आपको समझ आ जाएगी कि इशू जो है वो एक आइडेंटिफाई किया है ऑडिटर्स ने और उस हिसाब से जो है वो क्लाइंट्स मैनेजमेंट उनके साथ डिसएग्री कर रही है, तो एडवर्स उन्होंने ओपिनियन दिया हुआ है। इससे अगला जो है हमारे पास वो डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जो है वो तब होता है जब आप ऑडिटर को इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं मिलती और वो इन्फॉर्मेशन इस लेवल की होती है कि आप जब तक आपको वो मिले ना तो आप जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो फिगर्स हैं उसकी ट्रू एंड फेयर व्यू इस पर जो है आप बात नहीं कर सकते।
तो बाकी अगर आप देखें तो बाकी जो 3 टाइप्स थी ऑडिट रिपोर्ट की, वहाँ पे ऑडिटर जो है वो अपना ओपिनियन लाजमी देता है। वो अगर क्लीन रिपोर्ट की आप बात करें, या आप जो है वो एम्फेसिस की बात करें, या आप एक्सेप्ट फॉर क्वालिफिकेशन की बात करें, वहाँ पे ऑडिटर जो है वो अपना ओपिनियन लाजमी देता है। लेकिन जब हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन की हम बात करते हैं तो यहाँ पे ऑडिटर जो है वो सिरे से ओपिनियन ही नहीं देता। अगर आप एग्जांपल को आप देख लें तो उसमें स्ट्रेट अवे लिखा हुआ है कि वी वर अनएबल टू obtain ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट सपोर्टिंग द कंपनीज इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन एफिलिएट स्टेटेड अमाउंट, सब कुछ आ रहा है। तो वहाँ पे जो है वो मतलब उसकी जो वर्थ होती है, या वो फिगर जो है वो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी से भी ऊपर होते हैं, और तब वो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की काफ़ी बड़ी एरिया को वो फिगर्स कवर कर रहे होते हैं। तो इस वजह से जो है वो यहाँ पे हमारे पास डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। उम्मीद, अगर टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस है तो यू आर मोस्ट वेलकम। कमेंट्स में जो है वो आप बताइएगा भी कि वीडियो आपको कैसी लगी। और अगर आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो ऑडिट रिपोर्टिंग से रिलेटेड, तो आप जो है वो कमेंट्स में आप लिख भी सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके लिए जो है वो उसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन हम लाए थे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर भी कीजिएगा, और द अकाउंट्स प्लेटफॉर्म की तरफ से अपने दोस्त को इजाज़त दीजिए।